बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आप सबको जो पाकिस्तान में बस रहे हैं उनको चांद रात की खुशियाँ मुबारक हों और ईद की पेश की मुबारकबाद हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करेंगे पंजाब में इस वक्त सियासी सूरत हाल की और वफाकी सतह पे एक जो कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाना चाहती है हुकूमत के ख़िलाफ़, उस कैंपेन पे बात करेंगे। मुकदमात जो नए दर्ज हो रहे हैं और उन मुकदमात पर जो बयानबाजी हो रही है उसका भी कुली तौर पे अहाता करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। इमरान खान ने जो पंजाब में जलसों का शेड्यूल जारी किया है, उन जलसों के शेड्यूल के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, तैयारी किस हद तक है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या हासिल होगा, उसमें किसकी मदद दरकार होगी और अब जो नई तंजीम साजी है वो तंजीम साजी किस हद तक मौसर है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, ईद के बाद अगर पाकिस्तानी सियासत दे तो क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तानी सियासत किस हद तक तेज़ होती दिखाई दे रही है और गर्मी उसमें कितनी दिखाई दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यार सर, सियासत के अंदर गर्मी, मैंने पाकिस्तान की सियासत के हद-ओ-हाल देखे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के जलसों को बड़े करीब से कवर किया है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में जितनी गर्मा गर्मी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त है, जितनी पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत इस वक्त है, जितनी पाकिस्तानी सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने, मुकदमात कराने की रवश इस वक्त है, इससे पहले कभी नहीं थी। देखिए, मुझे वो भी याद है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का दौर, जब एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगते थे, जब मुस्लिम लीग नून बाकायदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पम्फलेट बनाकर तकसीम करते थे। एक वो वक्त भी था, लेकिन उस वक्त में सियासी लड़ाई ज़्यादा थी, ज़ाती लड़ाई कम थी। अब ज़ाती लड़ाई ज़्यादा हो गई है, अब मज़हब कार्ड इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात बगैर तस्दीक के लगना शुरू हो गए हैं। जहाँ तक आपने तहरीक इंसाफ की बात की है और गर्मा गर्मी की बात की है, देखें आज चांद रात है। आज चांद रात में हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता यह था कि लोग शॉपिंग करते थे, लोग नफल अदा करते थे, लोग शुक्र करते थे, लोग रमज़ान के आखिरी रमज़ान के गुजरने के बाद सुबह ईद के मौके पर उस रात भी इबादत करके रमज़ान की हुई इबादतों का सिला या कमाई जिसे हम कहते हैं वो लेते थे। तो आज पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तानी परचम लेकर जिस तरह लोग निकले लाहौर के लिबर्टी में, तो इस तरह लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। आपने देखा बाकी जगहों पे, आप देखें कराची में, आप देखें लाहौर में, देखें पेशावर में, देखें मुल्तान में, देखें पिंडी में, देखें तो ये तो इस तरह लग रहा है कि अब ईद या चांद रात की अहमियत जो है वो सियासी कारकुनों के लिए ये है कि वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने इलेक्शन की तरफ जाएँ। और इमरान खान ने ये जो खासकर पंजाब में जलसों का शेड्यूल अनाउंस किया है, देखें लोग कह रहे थे कि इमरान खान जो है ईद से पहले एक जलसा करके उसके बाद शायद लाहौर के जलसे के बाद एक लंबा अरसा तक कोई जलसे नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान जो है ईद के बाद भरपूर कैंपेन चलाएंगे। हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था गिरफ्तारियां भी होंगी, हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि सियासी हालात इंतहाई कशीदा होंगे। तो ये अब कशीद की तरफ जा रहे हैं। देखें यहाँ सर, आज के इस परचम एहतजाज के बाद, आज के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के बाद, अब ईद के बाद फौरी जलसों का शेड्यूल। जलसे भी किन शहरों में हो रहे हैं आप गौर करें, उन शहरों में हो रहे हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून कहती है कि उनकी अक्सरियत है, जहां पर मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उनके लोग ज़्यादा हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून ताकत का मुजाहरा करती है। फैसलाबाद का जलसा जहां इमरान खान पे मुकदमा दर्ज हुआ, जहां पे राना सनाउल्लाह के इलाका है, जहां पे राजा रियाज है, वहां पे जलसा होगा। सियालकोट में जलसा होगा, ख्वाजा आसफ वहाँ पे मौजूद हैं, ख्वाजा आसफ के हल्का है, बहुत तगड़ा हल्का कहा जाता है, वहाँ पे जलसा होगा। अटक में जलसा होगा, उसका मियाँ वाली जो इसका अपना शहर इमरान खान साहब का, जहाँ से कैंपेन शुरू होगी वहाँ जलसा होगा। अगर आप देखते जाएँ तो 6 जलसे जो पंजाब में हो रहे हैं, ये 6 जलसे बड़े तगड़े जलसे हो रहे हैं। या सर, ये इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं। मेरी आज तहरीक इंसाफ के राना साहब, आप जब ये कॉशन दे रहे हैं कि सियासी कशीदगी में इजाफा हो सकता है, तो ये सियासी कशीदगी में इजाफा किसको सियासी तौर पे बेनिफिट देगा? सियासी कशीदगी में इजाफा हमेशा अपोजिशन को फ़ायदा देता है। देखिए, हुकूमत स्टेक होल्डर होती है या सर, हुकूमत का सब कुछ स्टेक पे लगा होता है। हुकूमत को कभी सियासी कशीदगी फ़ायदा नहीं देती, हुकूमत को कभी भी सियासी इख्तलाफात फ़ायदा नहीं देते। हुकूमत को फ़ायदा देते ये है कि अपोजिशन कुछ ना करे। हुकूमत को फ़ायदा ये चीज़, ग्राउंड पे कौन कमज़ोर होगा अखलाकी बुनियादों पे अगर देखा जाए? हुकूमत कमज़ोर होगी। देखिए, हुकूमत ने सबसे जो गलत काम किया यासर, सबसे गलत काम, वो इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, इनके ख़िलाफ़
मजहब कार्ड इस्तेमाल करके मुकदमा। वो कहते हैं हमने तो मुकदमा कोई करवाया नहीं, आम शहरियों ने करवाया है, तो इसमें हम तो रुकावट बन नहीं सकते। यही कहते हैं सारे, यही सारे कहते हैं। जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाहौर में पर्चा दर्ज हुआ था तो हुकूमत भी कहती थी हमने दर्ज नहीं करवाया, यही कहती थी ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत। तो यही होता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे तो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आपको 3-3 दिन थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और वो भी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो नामजद मुल्ज़म होते हैं। यहाँ पर आप पाकिस्तान की सियासत के बड़े नामों पर FIR दर्ज करा रहे हैं, और एक शख्स जाता है एप्लीकेशन देता है FIR दर्ज हो जाती है, किसी और शहर में दूसरा शख्स जाता है FIR दर्ज करा लेता है, तीसरे शहर में कोई और शख्स जाता है करा लेता है, चौथे में कोई और करा लेता है, पाँचवें में कोई और करा लेता है, छठे में कोई और करा लेता है। मुझे बताएं क्या ये FIR हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर हो सकती हैं? और उसके बाद गिरफ्तारियाँ, एक MNA को आप एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेते हैं, और यहाँ पे कत्ल के मुल्ज़मों के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, वो गिरफ्तार नहीं होता और आप गिरफ्तार कर लेते हैं। और वो MNA जो गिरफ्तार हुए वो उस वाक़े में शरीक नहीं थे? देखें यार सर, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं तो वहाँ पे मौजूद था ना, मैं उम्रे की सादत हासिल करने गया था। अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा कि PTI के लोगों ने नारे लगाए, नहीं, ऐसा नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, ज़ायरीन उम्रा थे, और जहाँ पे नारे लगे सब ने देखे। चले मुझे एक फुटेज तो निकाल लेना ज़रा, वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ नारे लगा रहा था उसके हवाले से FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? वो कह रहा था इमरान खान यहूदी है, ये लफ्ज़ नहीं कहे उसने, क्या ये फुटेज नहीं आई? तो वो क्या कहा जाए वो मुस्लिम लीग नून ने भेजे थे? क्या वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लाहौर के ज़ुम्मेदारान मौजूद नहीं थे? क्या वज़ीर आज़म साहब के साथ उम्रे पे जाने वाला जो डेलीगेशन था, उसके अलावा जिन लोगों ने वज़ीर आज़म साहब के साथ वहाँ मस्जिद नबवी में रोज़ा इफ्तार किया, वो तो डेलीगेशन में शामिल नहीं थे, वो लाहौर से गए थे। किसने भेजा था? क्या जद्दे से, क्या दूसरे शहरों से लोग नहीं आए थे? क्या बिल्लू शेर जो जद्दा में है, जिसको 9 साल कैद हुई थी, जो एक मुजरम था, जो वांटेड है सऊदी अरब में, जिसका पासपोर्ट रोका गया हुआ है, जिस पर पाबंदियाँ हैं, क्या वो अपने लोगों के साथ नहीं आया था? ये सारी चीज़ें फुटेजों में मौजूद हैं। तो वो सारे तो उम्रा करने आए थे, वो भी कहते हैं हम उम्रा करने आए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देने आए थे। तो फिर ये क्यों? देखें, हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादती हुई, इंतहाई ज़्यादती है। मस्जिद नबवी का अदब सबसे पहले है, लेकिन बात यह है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये कौन थे? किस किस दौर में नारे नहीं लगते थे? क्यों नहीं रोका जाता था? और फिर बड़े सिंपल से पकड़े ना वहाँ से किसी शख्स को, जो शख्स वहाँ पे मुलव्वस थे, जिनकी फुटेज मौजूद है, उनको गिरफ्तार करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर वो कहते हैं हम PTI के, सऊदी हुकाम ने किए ना, क्या किसी जगह कुछ निकला किसी जगह साबित हुआ? इन्होंने कहा जी फलां बंदा है, फलां बंदा है, साबित हुआ क्या? मुझे बताया नहीं हुआ ना साबित। फिर देखें ये जो, क्या सऊदी हुकाम ने तमाम रिहा कर दी? जिस दिन किसी को सज़ा होगी, कोई गिरफ्तार होगा, उसका केस चलान होगा, उसका पासपोर्ट जो है रोका जाएगा, उसे डिपोर्ट किया जाएगा, फिर उस दिन आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये नंबर 1। नंबर 2, क्या मुझे एक बात बताएं बड़ा सिंपल सा, ये FIR, इस FIR के अंदराज से आप ही मुझे बता दें, नफ़रत बरी है या मोहब्बत बरी है? नफ़रत। पेशावर की मस्जिद में जो हुआ ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। क्या मिंबर का जो है तकद्दस पमाल होना चाहिए था? क्या मसाजिद में किसी को यहूदी कहना चाहिए? किसी को गैर मुस्लिम कहना चाहिए? इसी तरह पाकिस्तान के अंदर किसी को गद्दार कहना या गलत कहना हमें हक है? अब ये इंतशार की सियासत शुरू होगी। इस FIR के बाद मेरी कई उलमाए कराम से बात हुई, उन्होंने कहा जी तकद्दस की पामाली किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं, हम भी यही कहते हैं, लेकिन असल मुल्ज़म को क्यों नहीं पकड़ा जाता? असल मुल्ज़म कौन है? गुस्ताही करने वाला कौन है? वो आज़ाद क्यों है? नारे लगाने वाले कौन हैं? उनको पकड़ें, सख्त तरीन सजा दें। अभी तक की तहकीकात क्या बताती हैं, कौन है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरसीज़ हैं, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे उम्रे की जो करने आए थे ज़ायरीन थे, वो थे। ये इतना अचानक इस तरह हुआ है कि आप सोच नहीं, देखें इफ्तारी का टाइम था, इफ्तारी से ये 5 मिनट पहले हुआ है, 5 से 7 मिनट पहले। लोग उस वक्त दस्तरखान पे बैठ चुके होते हैं, वहाँ पे सुफरा कहते हैं, सुफरे पे लोग बैठ चुके होते हैं और इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लोग दुआएं मांग रहे होते हैं, और उस वक्त में अचानक ऐसा हो जाना, ये हुआ है वहाँ पर। सर अब जो जिसने भी की है वो दुनिया और आखिरत में इसकी सज़ा पाएगा, इसमें कोई शक नहीं।
इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन आप वहाँ की हुई चीज़ों को ऐसे लोगों पे लगाएं जो वहाँ गए भी नहीं, फिर एक FIR दर्ज कर दें, उसके बाद आप कहें कि हमें तो जनाब उस FIR का इल्म नहीं है, एक आम आदमी ने दर्ज कराई है, तो एक FIR के लिए दरखास्तों आज भी गई हैं, वो क्यों नहीं दर्ज हो रही? भाई पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर अब पाकिस्तान के अहम हलकों ने अगर इस काम को ना रोका तो खुदा न हास्ता पाकिस्तान के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है कोई बड़ी खौफनाक मामला हो सकता है। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बेनज़ीर के हवाले से यासर आपको याद है कितनी वीडियोस आई जी, कितनी उनके हवाले से पंफलेट आए, कितना कुछ आया। क्या मोहतरमा बेनज़ीर सियासत से आउट हो गई? आज भी वो जिंदा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी उनकी जमात, उनकी कुर्बानियों का संवर ले रही है। तो आप ये समझें कि किसी पे FIR कराने से हाँ दुरुस्त होती तो बिल्कुल करवाते, गलत FIR किसी पे करवाने से जो मुलव्वस नहीं है, और ख़ासकर वो शख्स जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैदल नंगे पाँव जाता है, जिसने मुझसे रसालत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात की, तो आप उस पर करा रहे हैं। आप कराते FIR उस पर दर्ज जो वहाँ पे मौजूद होता, जो इस पर मुल्ज़म होता, जो वहाँ जिसने ये काम किया होता, तो उसका तो मज़ा आता। तो ये सर इससे मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, एक ये जो गिरफ़्तारी हुई है और दूसरा ये जो FIR है, इसके बाद इंतशार की सियासत में इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इंतशार की सियासत को आइंदा दिनों में देखते हुए परेशान कौन है? PTI ऑपोजिशन है या हुकूमत? मैंने फिर कहा है कि हमेशा अगर जलाओ होगा, गिरफ्तारियां होंगी, आप ये समझते हैं कि हुकूमत परेशान भी है, तो फिर हुकूमत वैसे ही इकदाम क्यों कर रही है जिससे परेशानी का सामना करना? यही देखना होगा कि किसको कितनी इतनी जल्दी क्यों है। कोई तो है जिसको बहुत जल्दी है, और जिसको बहुत जल्दी है वो ये सारे काम करवा रहा है। मैं इशारा दे देता हूँ ना आपको। आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, आपकी एक इत्तेहाद की हुकूमत बन गई, पंजाब में भी आप आ गए, मरकज़ में भी आप आ गए, तमाम इख्तियारात, तमाम ताकत का तवाज़न आपके हाथ में है। आप जब जिसको जिस तरह चाहे कर सकते हैं, ऊपर नीचे पकड़ना, गिरफ्तार करना, इन्वेस्टिगेशन करना, चीज़ें खोलना, ये आपके हाथ में कर सकते हैं। इस दौरान में ऐसी हरकत करना जिससे किसी को तकवीयत मिल जाए, जिससे किसी को ज़्यादा मज़लूम ना दे। मैंने फिर पहले भी अक्सर कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने अब तक मुकदमात या जितना मामलात हुए हैं, उसमें अवाम ये समझती है कि इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये सख्त नाइंसाफ़ी हो रही है। और अब आप कोई असल चीज़ भी सामने ले आएंगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए तैयार नहीं होंगे कि जब आप आगाज़ में कुछ ऐसा कर देते हैं तो दरमियान में आपकी की हुई किसी चीज़ की भी अहमियत नहीं होती। तो इसमें नुकसान हुकूमत का होगा। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक बड़े दाना आदमी हैं और वो समझते हैं, उनको भी अपने इर्द गिर्द देखना होगा कि कौन ऐसी हरकतें करवा रहा है। आप जो इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं, शेख रशीद साहब जिधर इशारा करते हैं राना सनाउल्लाह की तरफ वही हैं? नहीं, देखिए हम किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, नाम किसी का नाम लेंगे। देखिए मैं बड़ा सिंपल और सादी सी बात करता हूँ। एक FIR लाहौर में भी थी सर, शाहदरा का एक नौजवान था, उसने एक FIR कराई। वो FIR से मियां नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमाओं जी। वो FIR ख़त्म हो गई, उस FIR का शोर मचा, उस FIR का सारा नज़ला किस पे गिरा, सारा गंद किस पे गिरा? हुकूमत पे। उस पर सारी बदनामी किसके हिस्से में आई? हुकूमत के, क्योंकि उस वक्त हक पे वक्त थे। इस FIR के भी हुकूमत जो कार्ड खेलना चाहती है, मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर मजहबी कार्ड इतना खौफनाक है कि इससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, इससे किसी सूरत फ़ायदा नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर मजहबी कार्ड का इस्तेमाल जो है वो सबसे आसान है, लेकिन उसको संभालना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। अब इसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब कुछ लोगों ने वो ट्वीट निकाल लिया है जो मरियम साहिबा के पहले हैं, कुछ लोगों ने राना सनाउल्लाह साहब की कुछ गुफ्तगू पहले निकाल ली है, कुछ लोगों ने पुरानी फुटेजें निकाल ली हैं। अब आप उन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं, तो आग किस तरफ लगेगी? नुकसान किसका होगा? इस मुल्क का होगा, नुकसान इस कौम अवाम का होगा। चले, आप इस तनाजुर में कोई बड़ी गिरफ्तारी देख रहे हैं? देखें, मैंने आपको याद होगा, हमने 4 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि गिरफ्तारियों का प्लान बन गया है। मैंने तो लिस्ट आपको नाम प्लान बनना, राना साहब, इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला जो कल तक था, मेरी इतला के मुताबिक अब नहीं है। मेरी इतला ये है
कि कुछ अदारों की रिपोर्ट्स मंगवाई गई और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में ये रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पे ये लिखा था कि अगर आप इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे तो उनकी तहरीक में ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा और वो बयानिया जो इमरान खान ले कर चला उसे तक़वियत मिलेगी, और जो उसके इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद कुछ लोग इस कदर बेकाबू हो जाएंगे कि जिन्हें संभालना मुश्किल होगा, ना वो किसी फिर बयानिए को मानने के लिए तैयार होंगे ना किसी चीज़ को, और उस वक्त वो PTI की भी क़यादत के शायद कंट्रोल में फिर ना रही। ये अल्फाज जो मैं आपको कह रहा हूँ ये लिखे हुए मौजूद हैं। तो अब उसके बाद मेरी जो इतलात है कि वो इमरान खान की गिरफ़्तारी को फिल वक्त रोक दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो तो ये चाहती हैं कि वो गिरफ़्तार हो जाए, कुछ वज़रा की ख्याल भी यही हैं, कुछ जो वज़रा नहीं है लेकिन हुकूमत में अहमियत रखते हैं वो उनका भी ख्याल यही है कि उनका गिरफ़्तार होना चाहिए। लेकिन मेरी इतला ये है कि अब उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से दो आरा पैदा हो गई हैं, जिसके बाद शायद उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि जैसे ही उनकी गिरफ़्तारी उनको घर में हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी तो फिर इमरान खान की तहरीक जो है मई के आखिरी हफ्ते में नहीं जाएगी। जिस दिन ये काम शुरू होगा उसी दिन जो है चले आप ये समझते हैं कि आज इरादा बदल चुका है और आज का फैसला कुछ और है, तो क्या ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात तक महदूद है? जो दीगर नाम थे क्या उनके बारे में भी इरादे तर्क हो चुके हैं या अभी उधर इरादे बरकरार? देखिए जी, अभी ये देखेंगे, मेरी जो इतलात है कि अभी उनके हवाले से भी ये कुछ देखेंगे, क्योंकि इनको सख्त जो आगे मज़ाहमत करनी पड़ेगी। ये मज़ाहमत देख रहे हैं कि ईद के बाद क्या होता है। दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा सर, आज लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री बंद है, आधे से ज़्यादा जो लोड है वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से आपको लोड शेडिंग नज़र नहीं आ रही। ईद के बाद लोड शेडिंग होनी है, अवाम की नफ़रत कभी बाहर आनी है। अवाम को बेइंतहा इन पर उम्मीदें थी कि आएंगे दुनिया की हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। आपने इदारा शुमारियात की रिपोर्ट देख ली जी, कितने फ़ीसद इजाफा हो गया एक माह में। आइंदा भी ऐसा ही होना है, नहीं कर सकते, कोई आला दिन का चिराग इनके पास में नहीं है। इमरान खान भी आज नहीं कर सकता था, तो आगे अवामी नफ़रत जो पहले इमरान खान के लिए थी इनके पास भी आ जाए, इनके हिस्से में भी आ जाएगी। और फिर होगा क्या, आप देखेंगे जलसे जुलूस बाकी चीज़ें निकलेंगी, उससे एक तरफ अवाम, एक तरफ PTI का कारकुन, और एक तरफ इस दफ़ा वो कारकुन जो PTI का नहीं भी था, आपको जलसे जुलूसों में नज़र आ रहा था, वो नज़र आएगा। तो ऐसे माहौल में हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी होगी। और मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे देता हूँ या सर, ये जो मई का महीना है ना, मई का महीना, इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं। ज़हन में रखिएगा कि अगर इमरान खान मई के आखिर में जो इस्लामाबाद जा रहे हैं उनका मुतालबा क्या होगा, एक होगा नए इलेक्शन, और दूसरा बड़ा सिंपल सा होगा कि मुनहरफ जो अरकान है उनका फ़ैसला करें। अगर आप आइन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं तो वो फारिग होते हैं सारे, या सर ऐसा ही है ना इनमें जी। अगर आप आइन से हट के फैसला करते हैं तो आप पार्टी बन जाते हैं और उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होता है। वो जो फारिग होंगे वो पंजाब के होंगे। देखिए, पंजाब में फारिग होंगे तो हुकूमत किसकी ख़त्म होगी? पंजाब में जो मुत्तहिदा हुकूमत है ख़त्म हो जाएगी, नून लीग की। जब आपकी पंजाब में ख़त्म होगी, वफाक में भी PTI के जो लोग फारिग होंगे, उसके बाद हुकूमत के पास जवाब क्या रह जाएगा? उसके पास हुकूमती इत्तेहाद होगा, अपोजिशन बिल्कुल ना होने को। जो हुकूमत ने एक जाली सी अपोजिशन वहाँ बना ली है ना कि ये है, ये पब्लिक अपोजिशन खत्म हो जाएगी, अपोजिशन खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद एक के बाद दूसरा फिर होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, फिर हालात बड़े चेंज होंगे। और मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फुर्तियाँ, उनकी मीटिंग्स, उनके इजलास से ये लगता है कि वो भी ज़हनी तौर पर अब तैयार हो चुके हैं कि मई के बाद इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अगर इलेक्शन करवाने की बात ना हो तो दिन रात ऐसी मीटिंगें नहीं होती। अगर आप ये समझ के हैं कि आपके पास 1.5 साल का वक्त है तो फिर आप 1.5 साल के मुताबिक लॉबिंग करते हैं। लेकिन ये जितनी तेज़ी से काम और जितने विज़िट हो रहे हैं, जितनी तेज़ी से ये सारा कुछ हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि ये 1.5 साल नहीं, ये 2 से 3 माह। शेख रशीद साहब का मुस्तकबिल करीब क्या देख रहे हैं? शेख साहब जो है ना, वो देखें, उन्हें अपना पंजाबी में कहने हैं ना, सौदा बेचना आता है, उस हद से करना आता है। शेख रशीद साहब जो हैं, उन्हें उनकी गिरफ़्तारी जो होगी ना, अगर शेख रशीद, पहले आप ज़हन में रखिएगा, शेख रशीद बहुत से लोगों के प्यारे हैं, बहुत से लोगों के प्यारे हैं। और शेख रशीद की गिरफ़्तारी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए मसला होगी। बस मैं शहरादर कह दूँ, शेख रशीद को गिरफ़्तार करना सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाना नहीं होगा। शेख रशीद को गिरफ़्तार करना बहुत से लोगों को नाराज़ करने के मुताबिक होगा, और शेख रशीद गिरफ़्तार नहीं होगा। सही। अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं
तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि चंद लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारियों के बाद तहरीक चलेगी, और ये ऐसी तहरीक चलेगी जिससे फिर कोई रोकना भी चाहेगा तो नहीं रुकेगी। यानी शेख रशीद की गिरफ्तारी भी उन चंद अफराद में शामिल है। 100% होगी, 100% होगी। राना साहब, पंजाब के अंदर अगर सूरत हाल देखें, पंजाब में आइनी बहरान किसी हद तक ख़त्म हो चुका है, जो आइनी तौर पे था, लेकिन अभी तक गवर्नर पंजाब उसको तस्लीम करने को नहीं आ रहे। वो अभी भी कहते हैं जाली वज़ीर आला ये, और जाली वज़ीर आला जो है ये बाप की कुर्सी समझ के इस वक्त हुकूमत को चला रहा है। अब ये आइनी तौर पे बहरान तो नहीं है, लेकिन ये जो चपकलिश है, ये चपकलिश सियासी रंग क्या देने वाली है, और आने वाले दिनों में अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो समरी भिजवाएगी सदर ममलिकत को गवर्नर पंजाब की तब्दीली के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या देखता है? मुझे अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र आ रहा है कि गवर्नर पंजाब को तब्दील जो है उस करने के लिए इन्हें शायद कोई अदालती रास्ता इख्तियार करना पड़े, या इनको कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़े। देखिए, गवर्नर पंजाब एक PTI के बड़े मुतहर्रक कारकुन हैं। अच्छा, उन्हें लालच भी कोई नहीं है। उमर सरफराज चीमा साहब मैं जानता हूँ पुराना, और वो स्टैंड भी ठीक लेते हैं, जहाँ पे स्टैंड ले लिया लेकिन स्टैंड का सबसे बड़ा नुकसान पंजाब को हो रहा है। यहाँ पर एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है। यहाँ पे बहुत सी समरियाँ ऐसी होंगी जो जिनके लिए उनकी मंजूरी, गवर्नर की मंजूरी होना ज़रूरी होगा। ऐसे बहुत से बिल होंगे जिसके लिए गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी होगी। अगर वो गवर्नर मंजूर नहीं करता तो इससे नुकसान तो अवाम का होगा ना यार सर, इससे बहुत से मसाइल तो पैदा होंगे ना। तो अगर तो ये मई का महीना गवर्नर पंजाब रह गए तो फिर पंजाब में तमाम तार इख्तियारात होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जो है वो एक लंगरी लुली हुकूमत हम कह सकते हैं वैसे। और आप अगर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि सदर ममलिकत जो हैं वो इस समरी को मंजूर करेंगे गवर्नर पंजाब की तब्दीली को, मुझे नज़र नहीं आ रहा। और उनके पास कुछ एहतियारात ऐसे भी हैं कि जिन पर उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। और उमर सरफराज चीमा जो हैं वो कहते हैं जो आइनी तौर पे मैं ठीक हूँ, बस वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि आइनी तौर पे मैं ठीक हूँ, तो एक जंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी दौरान में अगर पंजाब का फैसला आ गया मुनहरफ अराकीन का, तो यासर फिर ज़हन में रखिएगा तो ये हुकूमत ही जाती दिखाई देती है ना। तो फिर हुकूमत जाती जाएगी। दूसरी आप गौर करें ना, पंजाब में है क्या, जहांगीर तरीन साहब के वापस आने से और डिप्टी स्पीकर के वहाँ में मौजूद होने से तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये कब से कहाँ पे कौन किस तरह कर रहा था। इस पर मजीद भी बात करेंगे। सियासत के हवाले से पंजाब में जो आइनी बहरान पे ओवरकम करने के लिए जो तगोदो की गई है वो किस हद तक काबिल अमल है, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। पंजाब में एक तरफ आइनी बहरान पे ओवरकम करने की कोशिश की गई थी, जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। अब सूरत हाल कुछ हद तक स्टेबल होने की तरफ जा तो रही है, लेकिन उसके इम्कानात रोशन नहीं हो रहे। अब वो ग्रीन बल्ब किस तरीके से रोशन होगा, उसमें इस्तेहकाम अगर लाना है तो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने एक नुक्ते पर इत्तफाक करना है, या फिर ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये नए इलेक्शन के नताइज की सूरत में ही बेहतर हो सकती है। इसी बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। चौहान साहब, पंजाब का क्या बनेगा? एक तरफ तो जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो कहते हैं कि पंजाब को फिर से पंजाब स्पीड की तर्ज पे चलाया जाएगा, हम फिर से बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। दूसरी तरफ गवर्नर साहब कहते हैं ये जाली वज़ीर आला है, इसके अहकामात कौन मानेगा। अब ये आप पंजाब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कशीदगी देख रहे हैं या किसी नुक्ते पे इस्तेहकाम भी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ना करे कि पंजाब स्पीड की तरह ये पंजाब चले। जिस पंजाब स्पीड ने करप्शन की स्पीड ऐसी लगाई थी कि 125 अरब रुपए का सरप्लस सूबा 2008 में चौधरी परवेज लाई साहब ने उसके हवाले किया। उसने 2018 में उस्मान बुज़दार साहब के हवाले 2 दफ़ा 700 और 800 अरब का कर्जा माफ करवाने के बावजूद स्टेट बैंक से 1250 अरब का जो है वो पंजाब मकरूज जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले किया। तो अल्लाह ना करे कि ये करप्शन की जो पंजाब स्पीड थी उसकी तरह ये चलाए। दूसरी बात यह है कि टोटली इल्लीगल वज़ीर आला है, टोटली गैर आइनी और गैर कानूनी वज़ीर आला है, और अभी तो फाइनल राउंड का स्टार्ट हुआ है। अब ये अपनी कैबिनेट तो बना लेंगे, बैरूनी ताकतों का प्रेशर और बाकी भी हालातों वाक़यात स्याको सबाक उनके हाथ में फेवर, उसके बाद इन्होंने ये इल्लीगल हलफ तो उठा लिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 6 मई को इलेक्शन कमीशन ने जो 26 मुनहरफ अरकान है पंजाब में जो लोटे बने थे उनका केस सुनना है, और 18
अप्रैल को ये केस स्पीकर ऑफिस से इलेक्शन कमीशन ऑफिस गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 महीने के अंदर पाबंद है उस पर फैसला देने के लिए, ये आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। यूं 18 मई जो है वो लास्ट डेट है। 18 मई से पहले ये 26 बंदे नाअहल होंगे। इन 26 बंदों के नाअहल होने के बाद 5 तो जो स्पेशल सीटों वाले 3 खवातीन और 2 अकलियत, वो तो ऑटोमेटिक पीछे से हमारे बन जाएंगे जनाब, जो लिस्ट हमने दी हुई है। बाकी सीटें खाली हो जाएंगी। और रवायत यह है कि वजीर आला और वजीर आजम मुंतखब होने के बाद उनसे एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है। हम इनको एतमाद का वोट लेने का कहेंगे जब ये 26 बंदे जनाब आपके मुनहरफ नाअहल हो गए और उनमें से 5 हमारे बन गए, तो बताएं कि ये किस पोजीशन में होंगे। क्या ये एतमाद का वोट ले सकेंगे? ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और हुकूमत ठोस फुस और ठोस और गिर जाएगी। अब मुझे ये बताएं, अभी तो फाइनल राउंड शुरू हुआ है। अब इस पे अगर इलेक्शन कमीशन इनको सपोर्ट करती है और केस को लिंगर ऑन करती है, तो वो आइन की जनाब ज़बूहाली होगी, आइन की तबाही होगी, आइन की बर्बादी होगी, कानून की बर्बादी होगी, जिसमें उसकी किस्मत में पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, पीटीआई की तरफ से भी फिर जो तनकीद होगी, मैं ये समझता हूं कि वो इलेक्शन कमीशन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता इन हालात के अंदर। तो सिचुएशन अभी बड़ी गड़बड़ है। ये इल्लीगल वजीर आला जो है ना अभी फंसा हुआ है, ना इसको समझ नहीं आएगी। और बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि तरीन ग्रुप में से स्पीकर और अमीर ग्रुप में से फलां वजीर फलां, कोई भी नहीं बन सकता। कोई भी इनमें से ना वजीर ना मशीर ना स्पीकर जो है ना, ये जितने लोटे ग्रुप हुए हैं सवाए इत्तेहादी जमातों के, जिसमें एक पीपल्स पार्टी है और एक आपके राय हक पार्टी के माविया साहब हैं, उसके अलावा कोई तरीन ग्रुप अलीम ग्रुप की तरफ से ना कोई वजीर ना कोई मशीर ना कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी ना कोई स्पीकर, कोई नहीं बन सकता। सही। चौहान साहब, आप लोगों ने हुकूमत की 3 साल 3.5 साल पंजाब में आपकी हुकूमत थी, आपने बड़े चुनकर लोगों को यहाँ पर तैनात किया, बड़े अच्छे आप लोगों के बकौलिए बड़े अच्छे अफसर हैं। वो तमाम अच्छे अफसरान जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयों में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे हैं। वो नज़र आ रहा है कि वो सारे इस तरह लगता है जैसे आपने नहीं लगाए, किसी और ने लगाए थे। तो क्या आपकी हुकूमत में जो चॉइस थी बेहतर लगाने की, वो गलत थी? देखें, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिंडी के हवाले से राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी और इस्लामी लीग की क़यादत को एक मैसेज दिया है। जो आपने सवाल पूछा, हमने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की, कभी भी। लेकिन ये आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं क्लियर कट मैसेज दूंगा ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी। अगर किसी अफसर ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की, तो 6 महीने बाद जो ना सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त यहां पे हुकूमत किसकी आनी है। चाहे साल लेट कर दो, चाहे 2 साल लेट कर दो, चाहे 10 साल लेट कर दो इलेक्शन को, पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इमरान खान साहब की क़यादत और पीटीआई के झंडे तले बिल्कुल तैयार बैठी है वोट देने को। तो अगली हुकूमत अगर आई, तो जिस अफसर ने अगर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, आले शरीफ की गुलामी करते हुए कोई इंतकामी सियासत की, तो फिर हम भी इधर है, वो भी इधर है। चौहान साहब, ऐसी बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किसी दौर में की थी, वो भी यही बातें करते थे। आप नहीं समझते कि इन बातों से इदारों में तसादुम भी पैदा हो सकता है? अगर सही डगर पे चलाना है तो 3.5 साल में आपने कोशिश बहुत की थी, उसका समर क्या मिला आपको? भाईजान, मैंने यहां किसी जाती हरकत के ऊपर बात नहीं की। मैं बात कर रहा हूं कि आप इल्लीगल एक्टिविटीज के ऊपर, आप इल्लीगल कामों के ऊपर, गैर इखलाकी, गैर आईनी और गैर कानूनी एक्टिविटीज के ऊपर अगर आप इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे। हमने कुछ नहीं किया था भाईजान, नैब ने जो कुछ किया था, और नैब हमारे अंडर नहीं थी। नैब जिसके अंडर थी और जो मामला थे सारी दुनिया को पता है, राना अजीम साहब को भी पता है और आपको भी पता है ना, हमारे अंडर नहीं थी और इनके पुराने बनाए हुए केस थे। तो जनाब, एक तो होता है कि प्रॉपर किसी अदारे ने झूठा सच्चा जो भी केस बनाया उसके मुताबिक चीजें चलती हैं। एक होता है कि आप इंतकामी कार्रवाइयां, ये जो जिस किस्म की जुत्ती चोरी, भैंस चोरी, साइकिल चोरी, ठीक है ना, इस तरह की कोई हरकतें और ये मामलात और फजूल का टॉर्चर करना, विक्टिमाइज करना पार्लियामेंटेरियंस को, पीटीआई के और सपोज मुखालफिन के या लीडरशिप को, ये चीजें ज़ेबा नहीं देती। ये उस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने ये बात कही है कि ब्यूरोक्रेसी को और इंतजामिया को और पुलिस को ये सारी चीजें अपनी नजर में रखनी चाहिए। ये तो 2-4 दिन के मेहमान है, सारों को पता है ना, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। लोग तो इनको कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने पे भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है पाकिस्तानी, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर के रहने वाला पाकिस्तानी हो। तो चेंज तो आनी है। चौहान साहब, 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए या साल बाद आए। मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं इमरान खान एक फितना है, इसको खत्म होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो उनकी गिरफ्तारी का इशारा दे चुके हैं।
अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, खान साहब को, तो तहरीक इंसाफ सेकंड लीडरशिप इसको संभालेगी, एहतजाज उसी वक्त शुरू हो जाएगा, काल का इंतज़ार किया जाएगा, क्या लाया अमल? राना साहब, फितना जो है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, सारी दुनिया को पता है इस पाकिस्तान के अंदर फितना कौन है, अमेरिकन स्टूजेस कौन है, बैरूनी ताकतों के गुलाम कौन है, दज्जाली ताकतों की गोद में बैठ के ये वक्ती चंद दिनों का और चंद हफ्तों का इक़्तिदार लेने वाले कौन है, मोदी के यार कौन है। फिर जनाब पाक सरजमीन जो जद्दा की, सऊदी अरब की, मस्जिद नबवी की, हरम काबा की, वहां पर बैठ के जजों को 50-50 करोड़ की रिश्वत देने वाले कौन है। फिर हरम पाक में और मस्जिद नबवी में बैठ के पिछले 20 साल पूरी पाकिस्तानी कौम इनके झूठ सुनती रही कि हम मुशर्रफ के साथ कोई मुआहिदा करके नहीं गए। कसम खा के मस्जिद नबवी के रोजे के सामने बैठ के, हरम पाक के अंदर बैठ के ये लोग कहते रहे और बाद में अपने मुंह से खसियानी बिल्ली खंबा नोचे ये कहते रहे थे, नहीं जी हमने तो 7 साल का मुआहिदा किया था, हमने तो 10 साल का नहीं किया था। इन झूठों को, इन मुनाफिकों को फितना पूरी दुनिया कहती है। इनको शर्म आनी चाहिए कि मुजरिमा जो है ना ये बात कर रही है, वो मुजरिम है। हु हेल आर यू? आप हो कौन? आपकी औकात क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आप मुजरिम हो। एक मुजरिम जमानत के ऊपर और आया हुआ है बाहर और आके बातें कर रहा है, दुनिया के ऊपर उंगली उठा रहा है। तो जनाब अल्लाह पाक के करम से दूसरी बात जो आपने कही, गिरफ्तारी, तो क्या हो जाएगा आप बताएं ना, क्या सियासतदान गिरफ्तार नहीं होते? हाँ, चोरी चुकारी और लुटेरेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग और जनाब इन चीजों में ना हो, बाकी सियासत के अंदर 16 MPA हो, झूठे पर्चे हो और जालिम और जाबिर हुकूमत हो, उसके खिलाफ जिद्दोजहद में जरूरतमंद सियासतदान ही जेलों में जाते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है। जेलों में जाने के बाद तो तहरीक क्या उसी दिन शुरू हो जाएगी या तहरीक जो है उसके लिए वेट करना पड़ेगा सेकंड लीडरशिप का? राणा साहब, तहरीक, राणा साहब वो कहते हैं ना, जंज टुर पई वाजे नाल में लुड़ियां पावा, और जनाब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना इस वक्त वो जंज टुर पई वाजे नाल के साथ टुर पई है। ये तहरीक ही तहरीक है। अब चाहे घरों में बैठे हो, घरों से बाहर हो, जिधर भी हो, सारों की जबान पे इस वक्त यही है कि इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, सारों का नारा यही है। इमरान खान पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ जो FIRs दर्ज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर क्या राय रखते हैं? मैं हैरान हूं कौन लोग तौहीन मजहब के ठेकेदार बन गए हैं कि तौहीन मजहब हुआ। वो राना सनाउल्लाह जो कहता है, टीवी चैनल्स के क्लिप्स मौजूद है, कोई जाती बनाए हुए क्लिप्स नहीं है, कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह नवाज शरीफ का नाम वजू लेके लेना चाहिए। जो राना सनाउल्लाह कहता है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह हज के बराबर है, बल्कि हज से भी बेहतर है। जो राना सनाउल्लाह जो है वो सरेआम उस मजहबी गिरोह को कि जिसको आइन के अंदर गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है उसके मुतालिक कहता है कि वो मुसलमान है, वो राना सनाउल्लाह वो तौहीन मजहब के पर्चे कटाएगा। वो नून लीग के जिसका मुफ्ता इस्माइल तौहीन मजहब करते हुए 10 दिन पहले अमरीकियों को कहता था कि जनाब ये कुरान पाक की आयात बहुत पढ़ता है, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बातें करता है, ये जनाब मजहबी इक़दार की बातें करता है, ये रियासत मदीना की बातें करता है। आप इसके ऊपर से जनाब अपनी सरपरस्ती खत्म करें या इसकी सपोर्ट ना करें, हमारी सपोर्ट करें। हम लिबरल हैं, हम आपकी गोद में बैठने वाले हैं, हम आपकी चरणों पे बैठने वाले हैं, हम आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलने वाले हैं, ये बात करेंगे। तो जनाब इसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए, जिस इमरान खान को आज मैं आपके प्रोग्राम में बड़ा क्लियर बता दूं, खान साहब को ये डू मोर, ये एब्सोल्युटली नॉट, ये इन चीजों की वजह से इतना नहीं किया गया। इमरान खान साहब को नामूस रसालत की जंग लड़ने, इमरान खान साहब को इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक मजबूत स्टैंस रखने और उम्मत मुस्लिमा के हर मुल्क को इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिद्दोजहद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने और पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल फोरम्स पे अल्लाह, रसूल और रियासत मदीना और नबी पाक की इज्जत और नामूस की बात करने की पादाश में निकाला गया है। ये बात मेरी याद रखें। तभी वो गेर्ट विल्डर्स, वो खबीस, वो हॉलैंड का जो गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले कराया करता था, उस बेगैरत ने तभी फौरन ट्वीट किया था जिस दिन इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा छोड़ी। उसने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है, आज मुझे खुशी है कि वो आज पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं है। चौहान लोग इमरान साहब के खिलाफ आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल इसी तरह मैं सब ये भी बता दें मुझे कि अब मई का आखिरी हफ्ता इस्लामाबाद मार्च है,
इस्लामाबाद मार्च कितने दिन का होगा? इस्लामाबाद में डेरे डाले जाएंगे? इस्लामाबाद मार्च के क्या सिर्फ यही मुतालबा होगा कि फौरी इलेक्शन कराओ या कुछ और भी होंगे? सर जी, एक ही इसका हल है। ये दुनिया के जिस कोने खुदरे में जाएंगे ना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, तो इनका वो हाल करना है, वो हाल करना है, आपकी सोच से बाहर है। क्योंकि ये ओपनली कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करो। और भाई पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना फॉरेन रेमिटेंस पे चल रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजे हुए डॉलर यूरो पाउंड्स के सर पे चल रही है, रियाल और दिनार के ऊपर चल रही है। आपका एक्सपोर्ट लेवल जो है ना वो आपके दौर के अंदर, ये जो सारे स्टूजीज हैं इनके दौर में, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के दौर में कभी 21 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गया था। ये 31 अरब डॉलर भेजते हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी। जब ये इसका खत्म करेंगे ना कोई कानून बना के अभी अगले दिनों, तो फिर देखिएगा ये बाहर जाए ना जरा, फिर आप देखिएगा इनका हाल क्या होता है। और पाकिस्तान के अंदर तो जो हाल है वो आपके सामने है। हल एक ही है, फौरी तौर पे री इलेक्शन। सही, फौरी इलेक्शन कराओ। जिसके सर पे जनाब बैंडेड सज गया, इक्तदार का हुमा सज गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर इनको अवाम मुंतखब कर लेगी तो ये आ जाए, अगर हमें मुंतखब करेगी तो हम आ जाएंगे। सारे इंतखाबात ही वाहिद हल है, उसी हल के तहत ही आगे बढ़ा जा सकता है। उस हल के तहत ही अवाम जिसका चुनाव कर लें, जिसका इंतखाब कर लें, सत बिस्मिल्लाह वो मसनद इक़्तिदार पे बराजमान हो जाए, और जिसका इंतखाब ना हो तो वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाए। यही एक वाहिद हल दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं का मानना यह है कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। री इलेक्शन की सूरत में जो हुकूमत मसनद इक़्तिदार पर बराजमान हो, जो हुकूमत मार से वजूद में आए, वही इस मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासत को आगे चलाए। उसी में बेहतरी है और यही एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है। और इसी के ख़िलाफ़ जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ हम तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक री इलेक्शन नहीं हो जाते। तो इसी री इलेक्शन पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि हुकूमत आपसे भी नहीं चलेगी और हुकूमत हम चलने भी नहीं देंगे। अगर हुकूमत चलेगी तो वह सिर्फ नए इलेक्शन की सूरत में चलेगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि नए इलेक्शन कब तक होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो हमेशा चाह रही थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं ताकि नया मैंडेट हो। और ये वाकई सही बात है कि अगर सही तरह डिलीवर करना है और कोई किसी हुकूमत ने यकसुई के साथ काम करना है, तो एक तो वो हुकूमत बने फेयर और साफ शफाफ इलेक्शन से, और अपोजिशन भी उसको काम करने दे। हमारे मुल्क में जो ये हो गया है ना, जो जिस तरह तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चलेगी, हम काम नहीं करने देंगे, ये पहले भी धरने देते रहे, तो इस तरह तो फिर कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती ना। देखिए, अभी नए भी इलेक्शन हो जाएंगे तो एक पार्टी पावर में आ जाएगी इलेक्शन जीत कर, और दूसरी पार्टी के भी, अपोजिशन की पार्टियों के भी काफ़ी मेंबर होंगे। तो फिर अगर अपोजिशन वाले यही कहें हम नहीं चलने देंगे, तो ये इस तरह तो फिर कितने इलेक्शन आप करवाएंगे? कोई ना कोई बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, सब पार्टियां आपस में मिल के मुल्क के मफाद में। देखिए, मुल्क सबसे प्राइम है, सबसे ज़्यादा हर एक को अजीज़ है। तो पहले कोई मुल्क के लिए कोई लाया अमल बनेगा तो ये पॉलिटिक्स होगी ना। और अगर जिस तरह के पिछले 4.25 साल असम्बली में गुजरे हैं, एक दूसरे के साथ लान तान और एक दूसरे के साथ झींगा मुश्ती, तो इस तरह तो कोई भी असम्बली नहीं चल सकती ना। तो इसलिए मैं बड़ी अच्छी बात की है कि लेकिन अब ये बता दें शेख साहब, एक FIR दर्ज हुई है, एक नहीं अब तो 12 FIR दर्ज हो गई हैं वह तौहीन मज़हब के हवाले से। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इससे इंतशार नहीं पैदा होगा? देखिए, जो कोई मदीना मुनव्वरा में आप तो खुद गए हुए थे उम्रा पे और उसकी सआदत हासिल की आपने, वहाँ जो मस्जिद नबी में तो ऊंची आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए, और वहाँ सूरत में लिखी हुई है कि लेकिन अब वहाँ जाके ये कोई भी करे शोर शराबा, अब कहाँ तक हम पहुँचाएंगे? अपने मुल्क में तो हमने एक तमाशा सारी दुनिया के लिए बना ही लिया है, वहाँ भी अगर यही करेंगे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन तो करना पड़ेगा जिन लोगों ने किया है।
पहले तो उनकी तहकीक होगी, बाकायदा तहकीक होगी, जो अनफेयर नहीं होना चाहिए गैर। लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है, किसी जगह तो कोई ना कोई बंद बांधना पड़ेगा और रुकावट डालनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, सब यही चाहते हैं, जिन्होंने किया उनका बांधना पड़ेगा ये जी। लेकिन जो FIR पाकिस्तान में दर्ज हुई है और जिन लोगों पे दर्ज हुई है, इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर शेख शहीद, ये तो पाकिस्तान में थे। इससे क्या सियासी नफरत या इंतशार नहीं पैदा होगा? जी मैं ये समझता हूँ कि इससे अवॉइड करना चाहिए, इसको कोई फ़ायदा नहीं है इस बात का। मैं तो शुरू से ही इसी के रहा हूँ। लेकिन देखिए ना, ऐसा करना भी तो नहीं, अगर मैं नहीं कहता किसी ने की, जब तक कोई तहकीक ना हो जाए, किसी के ऊपर साबित ना हो जाए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम, तो इल्ज़ाम ही है ना उस वक्त, तो अभी तो साबित होना बाकी है। लेकिन बात यह है कि ये कहाँ तक ये इंतशार रहेगा। और फिर उसकी दूसरी बात यह है कि आपस में बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ा इस वक्त मसला हमारी इकानमी का, मईशत का, लोगों के रोज़गार का, महंगाई का, वो है जो सब बैठ के करेंगे। अगर इस किस्म का इंतशार शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी हुकूमत करना। शेख साहब, आपको क्या, आप ये समझते हैं कि बेहतरीन हल जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या समझते हैं उसके देरपा होने की गवाही कौन देगा, सबूत कौन देगा, गारंटी कौन देगा? हमारे यहाँ तो यहाँ पे एक मुआहिदा होता है, उसे 15 दिन नहीं गुजरते, अगर कोई वजारत ना मिले तो मुआहिदा ख़त्म हो जाता है। तो आप कैसे समझते हैं कि सारी जमातें मिलकर एक मुआहिदा कर लें और उस पर अमल पैरा भी रहे? या सिर्फ देखिए, पूरी दुनिया में ये तो एक हमेशा कोई ना कोई एक लाया अमल होता है मुल्क के चलाने का और किसी निज़ाम के चलाने का या हुकूमत के चलाने का। बात ये है कि ये सारी पार्टियों को बैठना पड़ेगा और उनके अपने मफाद में है। देखिए, कोई इस तरह तो कोई भी हुकूमत नहीं कर सकेगा, ये एक कोई ना कोई एक बनाना पड़ेगा, उसके हदूद से बाहर नहीं जा सकते। कोई हदूद बनाना, एक दूसरे का बामी एहतराम करना पड़ेगा। हम सब मुल्क के इलेक्टेड लोग होते हैं ना, असम्बली में आते हैं, और ये उसके बगैर, देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कौन करेगा, यही बैठ के हर एक को अपना अपना गारंटी देनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में बात करनी पड़ेगी। उसके बगैर, अच्छा दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ये हो रहा है, कोई सिर्फ हमारे मुल्क के विवाद तो नहीं है ना। एक कोई ना कोई असूल, कोई लाया अमल, कोई ना कोई दायरा कार बनाना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह तो जो पिछले 5-7 साल से हमारा मुल्क चल रहा है, धरने हो रहे हैं, यहाँ जाके एहतजाज हो रहे हैं, उससे होगा क्या? हम देखिए ना, हमारे साथ वाले मुल्क हमारे मैनीफोल्ड कई गुना तरक्की कर ली है। हम तो आपस के झगड़ों में ही पड़े हुए ना आपस में। मैं तो पहले दिन से ही आपसे कहता हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकानमी इस वक्त की जरूरत है, ताकि लोगों के, तो क्या आपकी क़यादत शेख साहब इसके लिए तैयार है? तालीब है उसकी तरफ। शेख साहब, आपकी क़यादत इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तैयार है? मैं समझता हूं कि जब पीपल पार्टी के साथ मुस्लिम लीग ने की, दो पार्टियां, उनके आपस में बड़ा इख्तलाफ था। वो भी एक दौर आपने देखा होगा ना कि उस वक्त भी एक दूसरे पे जाती हमले हो रहे थे। तो बैठे ना, आज भी हमारी क़यादत को तैयार होना पड़ेगा मेरी तरफ से। मैं समझता हूं कि हमारी क़यादत तैयार है। हमारी क़यादत नहीं, चार्टर ऑफ इकानमी की अपोजिशन की तरफ से हमने हाथ बढ़ाया था और कहा था कि चार्टर ऑफ इकानमी करें। तो ये दो काम तो ताकि तमाम हुकूमतें काम कर, जो जीते। देखिए ना, एक तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर एक को इलेक्शन पे भरोसा होना चाहिए। इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो मुझे बताइए यासिर साहब कि कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ के पार्टियों ने ये कहा कि नहीं, ये इलेक्शन में धांधली हुई है? ये तो नहीं हुआ ना। मान लेना, उन्होंने माना है, तभी इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चल रही है ना वहाँ। वो कुछ 1.25 अरब लोगों का मुल्क है, वो चल रहा है ना। इस तरह झगड़े नहीं हो रहे जिस तरह हमारे यहाँ रोज़ आपस में हम एक दूसरे पे दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर। जी, आप ये समझते हैं कि ज़रूरी ये है कि री इलेक्शन की बजाय चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत होने चाहिए, चार्टर ऑफ इकानमी पे दस्तखत होने चाहिए। अगर ये चार्टर्ड पे अमल पैरा तमाम जमातें रहती हैं तो बेहतरीन हल भी निकल सकता है, मईशत भी सही तरीके से चल सकती है। लेकिन अगर सिर्फ री इलेक्शन होते हैं और री इलेक्शन के आप मुतालबे पे नए इंतखाबात की तरफ गामजन हो जाते हैं तो ये हल नहीं दिखाई देता। इस तरह कोई भी उठेगा, री इलेक्शन का मुतालबा करना शुरू कर देगा, धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।